और इस पूरी खबर पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी होंगे। हमारा आज का विशेष का विषय भी यही है। आज का हमारा विशेष है स्वदेशी और सुधार समृद्धि का नया पथ। आज की हमारी विशेष चर्चा का विषय है स्वदेशी और सुधार समृद्धि का नया पथ। तो प्रधानमंत्री के संबोधन की बात करेंगे, स्वदेशी और सुधार की बात करेंगे, किस तरह से समृद्धि का नया पथ बना है इसकी बात करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए जुड़े हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर चरण सिंह जो कि एमिनेंट इकोनॉमिस्ट हैं और सीईओ हैं ईग्रो के, वो हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर सिंह, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत है आपका। हर्षवर्धन जी, पहले आपके पास आऊंगा। और ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन था, उसके क्या टेक अवेज, कैसे उसको समझना चाहिए, कैसे इसका आकलन करेंगे? स्वदेशी से समृद्धि की बात की, जीएसटी सुधारों की बात की, इसको राष्ट्र के नाम संबोधित किया, क्या उसमें टेक अवेज हैं और इस संबोधन का आकलन कैसे करेंगे? देखने के लिए सबसे पहले तो ये कि अगर प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम कोई संबोधन कर रहे हैं तो सिर्फ सामान्य कोई ऐलान भर या कोई टैक्स छूट भर नहीं जी। पिछले कुछ समय से देश एक बहुत, जिसको कहें कि क्राइसिस टाइप सिचुएशन से गुजर रहा है। वो क्राइसिस क्या है? क्राइसिस ये है कि दुनिया भर में, जो अमेरिका से लेकर दुनिया भर में एकदम हलचल मची हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार अपनी पोजीशन का दुरुपयोग करते हुए, वैसे वो दुनिया भर के देशों पर लगा रहे हैं, लेकिन भारत के खिलाफ ढेर सारे ऐसे सैंक्शन कह लीजिए, टैरिफ कह लीजिए, दुनिया भर की चीजें कर रहे हैं। भारत के जो मार्केट्स हैं, उन मार्केट्स को लेकर के बात करें तो उसमें अलग अलग तरह की मुश्किलें हैं। इन सब वजहों से जो भारत के भीतर एक जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी के लिहाज से कहें, इकोनॉमिक पॉलिसी के लिहाज से कहें, तो सरकार की तरफ से तो सब कुछ होता दिखता है, लेकिन इंडस्ट्री की तरफ से उसका रिस्पांस नहीं दिखता है। सरकार ने तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया, बहुत ज्यादा पब्लिक खर्च कर दिया, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना उस लिहाज से निजी कंपनियां नहीं आती। अब डिमांड स्लगिश हो जाती, उसको बढ़ाने का कोई तरीका खोजना हो। लोगों को लगता था कि टैक्स ज्यादा है, जब जीएसटी आया तो उस वक्त से टैक्स से सुधार किया गया। अब 8 साल बाद सरकार एक रिव्यू करती और वो ये कहती है कि सरकार के खजाने में ये रकम आ रही है, अब उसका एक बड़ा हिस्सा हम जनता को भी दे रहे हैं। यानी टैक्स नेट में ज्यादा लोग आए, सरकार अब उसको जनता को दे रही, लेकिन उसके साथ एक बात कह रही है कि अगर हम इंपोर्टेड आइटम्स पर डिपेंडेंट रहे, जो कल भावनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि चिप से शिप तक हम यहां बनाएंगे, और हमारा दुश्मन कोई देश नहीं है, दूसरों पर निर्भरता है। कोविड के समय में भी हमें यह संकट देखना पड़ेगा जिससे हम निकले थे। अब सवाल यह है कि क्या भारतीय कंपनियां अपना सारा निवेश, इसका लाभ उठाते हुए यहां करने वाली हैं? जो भारत के लोग हैं, जो जीएसटी है, ये जो बचत उत्सव है, उसमें खरीद करके बचत की जो एक, मतलब थोड़ा सा सुनने में लगता है ना कि जब खरीदेंगे तो आप बचत कैसे होगी, लेकिन खरीद पर आपको बचत हो रही है, यानी उसका सीधा लाभ आपको मिल रहा है। तो ओवरऑल कहें, इकोनॉमी को विशियस से वर्चुअस साइकिल में कन्वर्ट करने की कोशिश है। और नरेंद्र मोदी बड़ी स्पष्टता से कहते हैं कि देश का एमएसएमई, देश के जो लोग हैं और जो इंडस्ट्री है, इन तीनों को एक साथ आकर काम करना होगा। लेकिन मेरा ये मानना है, जिसको मैं बॉटम लाइन के तौर पर कहता हूं, इस सरकार ने भी पहली बार किया कि कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट की, उसका लाभ रिसीवर को, यानी जो रिसीविंग एंड पर कंज्यूमर है, उसको पूरा मिले, इसके लिए सरकार मॉनिटर कर रही है। यानी जो जीएसटी की टैक्स छूट दी है, उसको इंडस्ट्री पूरा पास ऑन करे। मुझे लगता है दूसरी चीजों में भी सरकार को यह पॉलिसी और ज्यादा मजबूती से लागू करनी चाहिए। थोड़ा सा कड़ाई करने की जरूरत है, वो भी आज के संदेश के बाद से। जी बिल्कुल, और आपकी बात से ही इस बात को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर चरण सिंह के पास आते हैं। डॉक्टर चरण सिंह, जब जीएसटी सुधारों की बात हो रही है और जब बिजनेस क्लास की जो कारोबारी है, ये कहा जा रहा है कि उस तक ये फायदा जरूर पहुंचेगा, और ये फायदा जो आम उपभोक्ता है वहां तक पहुंचे, और ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो, ये सरकार की परिकल्पना है। कैसे संभव होगा और कैसे आप इसको कैसे इसका आकलन कर रहे हैं, कैसे आप इसको सच होता हुआ देख रहे हैं? मेरी राय में जीएसटी रिफॉर्म जो 2017 से हुआ है, पहली बात अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम था पूरे देश में लागू करना। और जैसे प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में भी कहा, उससे पहले 19-20 अलग अलग किस्म के प्रकार के टैक्स हुआ करते थे, उनको सबको मिलाकर एक जीएसटी बना दिया। उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया, जो बेंगलोर से हैदराबाद गुड्स जाते और कैसे उनमें मुश्किलें आती थी, ऑक्ट्राई आता था, टाइम कितना जाता था। जी। तो एक तो वो बहुत बड़ी बात थी।
अब अगर आप टैक्सेशन थ्योरी पढ़ेंगे, हम लोग इकोनॉमिक्स में आम उसको पढ़ाते हैं, उसमें हम लोग कहते हैं कैनन ऑफ कन्वीनियंस, कि टैक्स आराम से दे दिया जाए। अभी पहले इतने स्लैब्स थे और इतना मुश्किल था, अभी सीधा सा बड़े सिंपल स्लैब्स बन गए। असेंशियल गुड्स पे 0% है, 5% सिंपल है और 18% सिंपल, और सिम टैक्स है जो 40% है, वो सिगरेट और महंगी कारों पे है। तो जो सिंप्लीफिकेशन हुई, जो कन्वीनियंस हुई, कि गांव गांव में हर एक को अभी समझ आ गया कि टैक्स इतना है और इस प्रकार देना है, वो सबसे बड़ी बात है। इकोनॉमिक्स में एक लेफर कर्व का एक कॉन्सेप्ट है, वो लेफर कर्व का कॉन्सेप्ट ये है कि जब टैक्स थोड़ा कम हो जाता है, लोगों को लगता है टैक्स दे दो भाई, क्यों टैक्स को अवॉइड करना है और अपने कंधे पे पाप लेना है, तो उससे जो रिकवरी होती है, जो कलेक्शन होती है, वो भी और बढ़ जाता है। अब सरकार ने जिस तरीके कदम उठाए हैं, बहुत सूझबूझ से उठाए हैं, समझदारी से। जीएसटी को पहले लागू किया, उसको टेस्ट किया, स्टेट्स के साथ डिस्कस किया, मिलजुल कर, मैं कहता हूँ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का उदाहरण कायम किया, मिलजुल कर अभी उसको बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दिया। उसमें स्टेट्स को और सेंटर को थोड़ा नुकसान तो हुआ ही हुआ, पर जितना उपभोक्ताओं को फायदा हो रहा है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। अभी जो बात हो रही है देश में, हम लोग पिछले 2 वर्षों से और खास करके पिछले 3 महीनों से प्रधानमंत्री जी ने सबको कहा कि विकसित भारत बनना है 22 साल के अंदर अंदर। मुश्किल नहीं है जी, साउथ कोरिया ने भी किया, चाइना ने भी किया, हम भी कर सकते हैं, पर हमें अपना ग्रोथ रेट जो है 6-6.5% से 8-8.5% लेके जाना है। अब उसको कैसे कर सकते हैं? सबकी भागीदारी चाहिए, सबका योगदान चाहिए। तो उसलिए मुझे लगता है कि जिस तरीके पहले भी और आज भी प्रधानमंत्री जी ने सबको कहा, लघु उद्योग को कहा, उपभोक्ताओं को कहा कि सबका योगदान चाहिए। एक तो टैक्स कलेक्शन बढ़ेगी, टैक्स कलेक्शन के बढ़ने से आप भी जानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी और बढ़ सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, जैसे ही टैक्स थोड़ा कम हुआ और ज्यादा उत्पादन देश के अंदर होना शुरू हो गया, स्वदेशी कह लीजिए, देश के अंदर उत्पादन शुरू हो गया, तो टैक्स कलेक्शन और भी बढ़ जाएगी। सबसे बड़ी बात जो मैं कहता हूं एक अर्थशास्त्री होने के नाते, जब देश की ग्रोथ होनी है, प्रगति होनी है, लेबर को एम्प्लॉय करना बहुत जरूरी है। कैपिटल तो हमारे पास है, लेबर को एम्प्लॉय करना बहुत जरूरी, नहीं तो लेबर वेस्ट हो जाता है। और अगर आप लेबर को एम्प्लॉय नहीं करेंगे तो आउटपुट कहां से बढ़ेगी? अगर आपका टैक्स कलेक्शन ऑप्टिमल है, जिस तरीके अभी हम लोगों ने टेस्ट कर लिया और उससे प्रोडक्शन बढ़ गई, लघु उद्योग खास करके 12 करोड़ लोगों को एम्प्लॉय करता है, और उनको एम्प्लॉय करें, और जिस प्रकार भांति भांति के प्रोडक्ट्स पे रिडक्शन दी गई है, लघु उद्योग को बहुत फायदा होगा, लेबर एम्प्लॉय होगा। लेबर एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 20 वर्षों के लिए डेमोग्राफिक डिविडेंड की विंडो है, वो 20 वर्षों के अंदर अंदर या तो हम अपने यंग डेमोग्राफिक का फायदा ले लें या उनका नुकसान हो जाए, देश का नुकसान। तो प्रधानमंत्री का प्रयत्न यही मुझे लग रहा है कि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसको किस तरीके से ज्यादा रोजगार दें और उसको मेन स्ट्रीम के अंदर लेके आए। तो उस प्रकार से मुझे लगता है कि सब लोगों को बीच में अभी मिलाकर बातचीत करके वो एनवायरनमेंट क्रिएट करके प्रधानमंत्री प्रयत्न कर रहे हैं कि विकसित भारत की ओर तेजी से बढ़े। जी 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 बिल्कुल। हर्षवर्धन जी, एक तो आपने देखा होगा कि जैसे कोई भी, आप गांधी जी को ले लीजिए, कोई इस तरह का जो नेता है वो जरूरी नहीं, और खासतौर पर आपने प्रधानमंत्री के को देखा होगा कि वो हर विषय पर बात करते हैं। मैंने गांधी जी का इसलिए ही उल्लेख किया कि इस तरह के नेता जो हर विषय पर बात करते हैं, प्रधानमंत्री मोटापे पर भी बात करते हैं, स्वास्थ्य पर बात करते हैं, लाल किले से वो स्वच्छता की बात करते हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें जिसपे वोट नहीं मिलता उसकी भी वो बात करते हैं। और ऐसे में जब वो कुछ कहते हैं तो देश इंस्पायर होता है। ये जो स्वदेशी का इंस्पिरेशन है, ये इसको किस तरह से आप देखते हैं कि ये प्रधानमंत्री, क्योंकि सिर्फ आजकल ही नहीं बल्कि लगातार इसको वो कहते रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी, ये हमारे लिए हमारे विकास का मूल मंत्र है और इस पर हमको आना ही होगा। देखिए निखिल जी, जब प्रधानमंत्री दिल्ली आए तो सबसे पहले उन्होंने इसे एजेंडे के तौर पर लिया। लेकिन ये ठीक बात है कि कई बार स्वदेशी को लेकर कई तरह का भ्रम भी होता है। जैसे मैं देख रहा हूं कि आज ही आलोचना होने लगी कि फलाने ब्रांड का शर्ट पहनेंगे कि नहीं, पैंट पहनेंगे कि नहीं, जूता पहनेंगे कि नहीं। तो उनमें से बहुत से लोगों को तो यही जानकारी नहीं है कि जितने भी ब्रांडेड
कपड़े होते हैं उनमें से अधिकांशतः जो अमेरिका में भी बिकते हैं वो भारत में बने होते हैं, बांग्लादेश में बने होते हैं, दूसरे देशों में बने होते हैं। ये उनको जानकारी नहीं। इसका एक सबसे अच्छा तरीका प्रधानमंत्री ने बताया कि किस रंग की रकम आ रही इससे मतलब नहीं, डॉलर हो, पाउंड हो, कोई भी हो, मूल क्या है, हमारे लोगों का पसीना लगा होना चाहिए। बड़ी सीधी सी बात है कि अगर कोई विदेशी कंपनी भारत में आकर काम कर रही है, अपनी फैक्ट्री लगाकर उत्पादन कर रही है, वो हम प्रोडक्ट खरीदें। अब जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि आप जरा सोचिए, आपके ध्यान में आता है क्या कि विदेशी चीज हम रोज इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं। जब हम ये काम करने लगेंगे तो यकीन मानिए, और दुनिया में हमने वो करके दिखाया, ऐसा नहीं कि हमने नहीं करके दिखाया। अभी भी जो चाइना +1 की पॉलिसी है उसमें भारत ही दूसरे विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। हम डेमोक्रेसी है इसलिए हमारे यहाँ प्रोसेस कई बार स्लो लगता है, विपक्ष आलोचना करता है, सवाल पूछता है, लेकिन ये जो स्वदेशी का अभियान है, आत्मनिर्भर भारत का अभियान है, मेक इन इंडिया का अभियान है, इसका असर होता हुआ दिख रहा है। अब हम अपने देश में आईफोन का लेटेस्ट बना हुआ मॉडल हम अपने देश में खरीद सकते हैं। मुझे लगता है कि ये एक जिसको कहते हैं ना कि पूरा देश बदलने वाला है अगर इसको कर पाए हम तो। हालांकि थोड़ा कठिन भी है क्योंकि बहुत से लोगों को समझाना, समझना और उस हिसाब से लोगों का उपयोग करना वो थोड़ा मुश्किल है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने पहले भी कई ऐसे काम किए हैं, जब कोई कहता था शौचालय खुले में शौच बच जाओ, तब भी ऐसे ही लगता था, और आज भी ये कठिन काम है। और अच्छा कि आपने ये संदर्भ दिया, गांधी जी भी समाज से जुड़े मुद्दों को लेकर आते थे, समाज के बीच में बताते थे और खुद उदाहरण के तौर पर भी प्रस्तुत करते थे। नरेंद्र मोदी भी वही करने का प्रयास कर। बिल्कुल। डॉक्टर चरण सिंह, इकोनॉमी पर आने वाले दिनों में या कुछ वर्षों में किस तरह से इन सारे प्रोसेस का, अगर स्वदेशी जो हम जिसकी परिकल्पना कर रहे हैं, हम सब स्वदेशवासी सब लोग मिल करके अगर हम उस दिशा में आगे बढ़ते हैं, किस तरह से आपको लगता है कि ये इकोनॉमी पर असर हमारे डालने वाला है? कैसे इसका आकलन करेंगे? देखिए, एक बात मैं जो यहाँ पर कहनी चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जो हर विषय पे आप कहते हैं विचार करते हैं, उसका कारण ये है कि इनकी फिलोसफिकल बैकग्राउंड बड़े साल रही है। उसके बाद इन्होंने एक राज्य को बड़े अच्छे सकारात्मक तरीके से चलाया है, सक्सेसफुली चलाया है। तो उनका ग्रासरूट का नॉलेज बहुत सॉलिड है। इसलिए आप देख रहे हैं कि जब इस तरीके की नीतियां लेके आते हैं, उसके पीछे उनके मन में फिलॉसफी भी होती है और इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक वेलफेयर भी होता है। आप जो स्वच्छ भारत की बात कर रहे थे, आप जानते हैं कि इंडिया में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा था और उसका एक कारण सैनिटेशन होता है। तो अगर हमारे बच्चे बचपन में ही और यंग माता जो बच्चे के अपने साथ अभी कैरी कर रही हैं, उनके लिए हम स्वच्छ वातावरण दे सकें तो बच्चा 70-80 साल के लिए पैदा होने के बाद बहुत अच्छा देश का नागरिक बन सकता है, एकदम हेल्दी नागरिक बन सकता है। तो उसके पीछे मुझे इकोनॉमिक रीजन बहुत सॉलिड लगता था स्वच्छ भारत के पीछे। अब जहां तक आपका अभी का प्रश्न है कि किस तरीके आप इकोनॉमिक नीतियां देखते हैं, मेरी राय में इस टाइम पे हम 6.5% इतना बड़ा विशाल कॉन्टिनेंट, जितना देश, पूरे देश को साथ लेके चलना आसान बात नहीं है। अभी प्रधानमंत्री जी सेक्टर्स को लेके साथ चल रहे हैं और अलग वर्ग को साथ लेके पूरे देश में चलना चाहते हैं। छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इसलिए बार बार वही चीज को दोहराना, डिस्कस करना बहुत जरूरी है कि पूरे देश में वो साइकोलॉजी बने कि हमें आगे विकसित बनना है। 6.5% का दर इस टाइम पे बहुत बढ़िया दर है, जिस तरीके पिछले 12-13 वर्षों में दुनिया जिस चीज से गुजरी है। पर हम लोग क्योंकि विकसित भारत का एक लक्ष्य लेके चल रहे हैं, उसमें हमें 8.5-9% टच करना है। और जैसे मैंने पिछली बार कहा कि विंडो हमारे पास सिर्फ 20 साल की है, यंग यूथ को हमने एंगेज करना है। तो मुझे लगता है कि 8.5% का ग्रोथ हमारे लिए नामुमकिन नहीं है। इस तरीके का नेतृत्व अगर मिलता रहा, लीडरशिप मिलती रही और थॉट प्रोसेस इकोनॉमिक्स का मिलता रहा, हम लोग उसको कर सकते हैं। बिल्कुल, आपने जो कहा कि अगर इस तरह की लीडरशिप मिलती रही, थॉट प्रोसेस मिलता रहा, तो ये असंभव नहीं है। हमारे पास समय बहुत कम है, फिर भी मैं चलते चलते हर्षवर्धन जी चाहता हूं कि अगर वन लाइनर जवाब दे पाए तो बहुत अच्छा है कि आपको लगता है इन सब के पीछे एक दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति का होना बहुत जरूरी है। ऑडियो आपकी हम तक नहीं पहुंच रही है, एक बार अपना इंस्ट्रूमेंट चेक कर लें।
जी, कोई भी सुधार हो उसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति के बिना काम हो ही नहीं सकता। और इसीलिए जो नरेंद्र मोदी कई बार कहते हैं ना कि सब चलता है वाली मानसिकता से बाहर आना है। पिछली सरकार में ये मुश्किल हमने देखी थी जब पॉलिसी पैरालिसिस कहा जाता था, उससे हम यहां तक आ गए हैं डिसाइसिव पॉलिसी की तरफ। मुझे लगता है यही एक चीज है जो पूरे फर्क को, पूरे अंतर को स्पष्ट कर देती है। जी निश्चित तौर पर। हर्षवर्धन जी बहुत शुक्रिया, डॉक्टर चरण सिंह जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। दर्शकों कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे और खबरों का सिलसिला फिर जारी करेंगे। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का।